देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घर गिराए जाने पर नाराजगी जताई है मायावती ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने एमपी सरकार पर निशाना साधा है ट्वीट करके। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बुलडोजर राजनीति अब गरीबों के घर तोड़ने लगी है, मायावती ने ट्वीट कर ये बातें कही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां घर गिराए जाने पर मायावती ने नाराजगी जताई है। मायावती का ट्वीट सामने आया है जिसमें मायावती ने एमपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि बुलडोजर राजनीति अब गरीबों के घर तोड़ने लगी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, घर गिराए जाने पर नाराजगी जताई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे मायावती ने एमपी सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्याकांड में शामिल अशरफ का साला सद्दाम दुबई से लौटा है। अशरफ की पत्नी जैनब की लोकेशन भी ट्रेस हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। एसटीएफ की टीम दिल्ली रवाना हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने सद्दाम पर भी जारी कर रखा है 1 लाख का इनाम। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, उमेश पाल हत्याकांड मामले में हत्याकांड में शामिल अशरफ का साला सद्दाम दुबई से लौटा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से माफिया आतिक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों के बरेली जेल में जाने वाला जो अशरफ सद्दाम है वो दुबई से लौट आया है। ऐसे जो इनपुट एसटीएफ को और यूपी पुलिस को मिले हैं। बताया जा रहा है यूपी पुलिस को जो सटीक इनपुट मिला है उसके आधार पर जो उसकी पत्नी है अशरफ, तो उसके भी इनपुट मिले हैं कि वो दिल्ली में है। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। इससे साफ एसटीएफ ने अंदाजा लगाया है कि जिस तरीके से जो सद्दाम है वो दुबई से वापस लौटा है, तो जाहिर सी बात है दुबई से वापस लौटने के बाद वो सबसे पहले अपनी बहन से मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बहन से मिलने की जो आशंका लेकर एसटीएफ भी पूरी तरीके से अलर्ट है। यूपी पुलिस के साथ साथ जो एक सक्रियता बढ़ाई गई, उसके साथ जो दिल्ली एयरपोर्ट है उससे भी जो है एसटीएफ ने बात की है। इस मामले को लेकर एसटीएफ की एक टीम तो तत्काल जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो सद्दाम है उस सद्दाम को गिरफ्तार करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सद्दाम के इनपुट मिले हैं कि वो दुबई से लौटा है, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल पाई? फिलहाल अभी इस मामले में किसी भी अधिकारी ने कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सद्दाम के जो दुबई से लौटने की जो बात आ रही है वो पूरी तरीके से इनपुट सही मिले हैं। और इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जो घेरा बताया जा रहा है वो घेरा पूरा बनाएगा। यूपी पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस का इनपुट जुटाया जा रहा है, उसके साथ जो अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी है उससे इनपुट जुटाए जा रहे हैं। इसमें कहा यह जा रहा है जो सद्दाम है उसके ऊपर भी लगभग 1 लाख का इनाम जो यूपी पुलिस के द्वारा घोषित है। और जो वांटेड उनकी लिस्ट में शामिल है उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इसकी अहम भूमिका रही थी। फिलहाल ये लगभग काफी समय से फरार चल रहा है और इसको एक गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे थे। उस दौरान देखा गया था कि ये दुबई भाग गया था, लेकिन अब जो जिस तरीके दुबई से लौट रहा है, क्या इस मामले में गिरफ्तारी होगी? अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या कुछ खुलासा होगा? ये भी एक बड़ा सवाल बना रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। नाका और बख्शी तालाब में लूटकांड की घटना का मामला सामने आया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों ही जगह हवाला की रकम को लूटा गया था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस की शुरुआती पड़ताल में इसकी पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी आजम पुलिस का मुखबिर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों हवाला कारोबारियों के संपर्क में रहते थे। आरोपियों के मोबाइल से कई बड़े हवाला कारोबारियों के नंबर भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाका और बख्शी तालाब में लूट कांड की घटना का मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ही जगह हवाला की रकम को लूटा गया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस की शुरुआती पड़ताल में इसकी पुष्टि हुई है।
आरोपी आजम पुलिस का मुखबिर रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों हवाला कारोबारियों के संपर्क में रहते थे। आरोपियों के मोबाइल से कई बड़े हवाला कारोबारियों के नंबर भी मिले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, नाका और बख्शी तालाब में लूट कांड की घटना का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में 2 लूट की वारदातें सामने आई थी, जिसमें ये कहा जाता है कि पुलिसकर्मी बन करके 2 व्यापारियों को लूटा गया था। पर एक तो व्यापारी नाका में जो कि मोबाइल व्यापारी था, उसको जो उसके साथ लूट की घटना हुई थी, उससे 15 लाख रुपए लूटे गए थे। जबकि दूसरी घटना बीकेटी में हुई थी, उससे 12 लाख रुपए की लूट हुई। दोनों ही मामलों में पुलिस का रोल दिखाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से पहले तो पुलिस इस मामले को नकारती रही थी, लेकिन जब इस मामले में गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से पुलिस की आइडेंटिटी कार्ड के भी बरामद हुए थे, जो कि पुलिस के पूरे हुबहू आइडेंटिटी कार्ड थे, उससे पीएनओ नंबर भी लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश की थी, तो ये मामला सामने आया था कि जो कि इसमें एक आरोपी था, वो आरोपी पुलिस का मुखबिर भी था, वो पुलिस के साथ लगातार बना रहता था। और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से वो पुलिस के साथ रहता था, पुलिस से ही इनपुट मिलता था, उसी इनपुट के आधार पर पुलिस से पहुंचने से पहले ही ये अपने गिरोह के साथ पहुंचा और उन दोनों व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से भाग निकला था। फिलहाल जिस तरीके से अभी तक जो जिनके पास से पैसा लूटा गया था, वो भी उन पैसों का हिसाब नहीं दे पाए कि आखिर वो पैसा किसका था, कहां से लेके आ रहे थे। इन सभी मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। और इसके साथ ही पुलिस का साफ कहना है कि जो ये पैसे लूटे गए थे, ये हवाला कारोबारी थे, क्योंकि ये हवाला के जरिए पैसों का हेरफेर करते थे। फिलहाल इस मामले में अभी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। इसके साथ ही जो पुलिस का कहना है कि जो आरोपी थे, उन आरोपियों को रिमांड पर भी लेने की बात कही जा रही है। और आज उनके रिमांड की जो अर्जी भी दाखिल की जाएगी और रिमांड पर लेने के बाद इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है, ये भी देखा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जिस तरीके से पुलिस के हुबहू आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपना शिकार बनाया गया, इससे कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि मुखबिर, जो कि एक कहा जाता है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मुखबिर होते हैं, क्योंकि वो खुद एक अपराधी होते हैं, अपराधियों के सारे इनपुट उनके पास होते हैं, तो उससे एक सहयोग मिलता है। लेकिन जब वही पुलिस का सहायता लेकर के लूट की वारदातें करने लगे, तो जाहिर सी बात है पुलिस के मुखबिर के साथ साथ पुलिस पर भी एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी धन्यवाद कलीम, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। आश्रम के बंद कमरे में साध्वी का शव मिला है। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साध्वी का शव मिला है। भूमाफियाओं और साध्वी के बीच विवाद चल रहा था। बता दें, बंद कमरे में साध्वी का शव मिला है। ट्रस्ट की जमीन को लेकर साध्वी का विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने हत्या और आत्महत्या को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र स्थित बैकुंठपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, आश्रम के बंद कमरे में साध्वी का शव मिला है, क्या कुछ पूरा मामला? हाँ, देखिए, जिस तरीके से जो मिर्जापुर का एक आश्रम है, वहां पर साध्वी का एक बंद कमरे में कई दिन पुराना शव पाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से उसके अंदर शव पड़ा हुआ था, ताला लगा हुआ था गेट के बाहर से। लेकिन जब उस शव जब अंदर से बदबू आना चालू हुई, दुर्गंध आई, तब लोगों को जानकारी हुई। उसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई थी। तो पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ करके अंदर पहुंची तो देखा कि शव काफी सड़ चुका था। उसको लेकर के फिलहाल पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि जो साध्वी है, उसकी जो ट्रस्ट की जमीन है, उस ट्रस्ट की जमीन को लेकर के साध्वी का वहां के भूमाफियाओं से काफी दिनों से विवाद चल रहा था। और इस विवाद को लेकर ही इस मामले में हत्या की आशंका भी जताई गई, क्योंकि हत्या के बाद उसका इस शव को जो है कमरे में बंद कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में अब जो पुलिस है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि जिस तरीके से ये जो शव मिला है, कई दिन पुराना है और सड़ चुका है, इसको लेकर के जो अब हत्या और आत्महत्या की जो गुत्थी है, उसको सुलझाने का काम करेगी। फिलहाल पुलिस को मौके से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जिससे जो है आत्महत्या की ओर इशारा किया जाए या फिर हत्या की ओर इशारा किया जाए। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में जो खुलासा होगा, उसके आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जो ट्रस्ट की जमीन है, वो 7 करोड़ की इस जमीन बताई जा रही है, उस जमीन को लेकर के जिस तरीके से भूमाफियाओं के बीच साध्वी का काफी समय से विवाद चल रहा था और जो धमकियां मिल रही थी, उन धमकियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले को भी लेकर पुलिस ने कहा है कि इस मामले को भी गंभीरता से देखा जाएगा और इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस घटना को लेकर के जो वहां के भूमाफिया हैं, वो भी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। जी धन्यवाद कलीम, तमाम जानकारियों के लिए। माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पेशी आजमगढ़ से, ये खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर मामले में माफिया की पेशी हुई है आजमगढ़ से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
हत्या लूट समेत अन्य अपराधों में माफिया का नाम शामिल है। वर्तमान में जिला कासगंज जेल में बंद है माफिया कुंटू सिंह। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, आजमगढ़ में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पेशी हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, कुंटू सिंह की बात करें तो इसका जो नाम आता है वो माफिया और कुख्यात बदमाशों में आता है, क्योंकि इसके ऊपर हत्या करना, हत्या का प्रयास और अपहरण और लूट जैसी तमाम ऐसी धाराएं हैं और इसको लेकर ये कासगंज जेल में बंद है। आज प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया जो ध्रुव सिंह है और कुंटू सिंह की आजमगढ़ कोर्ट में पेशी है। गैंगस्टर के मामले में माफिया को यहाँ पर लाया गया है। भारी पुलिस बल व फोर्स के बीच उसे कासगंज जिले से आजमगढ़ लाया गया, क्योंकि एक जाहिर सी बात है माफिया है और कुख्यात बदमाश भी है, तो सिक्योरिटी लेवल भी हाई होगा। D11 गैंग का लीडर माफिया कुंटू सिंह के जो अपराध का ग्राफ है वो काफी उच्च स्तर पे था, तो इसके ऊपर हत्या, लूट और तमाम ऐसी धाराएं लगी है जिसमें उसे आजीवन कैद, आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। 17 मई 2022 को कोर्ट ने माफिया कुंटू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल हाई सिक्योरिटी जोन में इसे लाया गया है और माफिया की जो पेशी है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत आज होनी है। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें याद किया। बता दें कि सीएम योगी राजधानी लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पार्क रोड हजरतगंज में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज ही के दिन 1953 को मुखर्जी जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था। उनका बलिदान स्वतंत्र भारत का ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कुलपति बने और उसके बाद उन्होंने समाज सुधार के साथ साथ भारत माता की जय जयकार करते हुए भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया। जिस ढंग से कश्मीर में उस समय 2 विधान 2 निशान हटाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने लाल चौक पर जाकर के इस बात के नारे को बुलंद किया और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ जा रहे थे, छुप छुपा करके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, वाजपेयी जाकर के हिंदुस्तान को बता दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर में बगैर पास के प्रवेश कर गए हैं। उस समय बगैर पास के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। भाजपा ने यूपी में मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्र है कि बूथ जीता तो देश जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए लोकसभा की सीटों को जीतने का टारगेट तय किया गया है। इसके लिए बीजेपी सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां सांसद और विधायक हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। सभी को 1000 लोगों से संपर्क करना होगा। ये अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भोपाल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण 10 लाख बूथों पर होगा, जिनमें 3 करोड़ बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के कार्यक्रम में देश भर से 3000 से ज्यादा प्रतिशत कार्यकर्ता जुटेंगे। इस कार्यक्रम में 500 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से भेजे जाएंगे। कार्यक्रम मंडल और बूथ स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें मंडल और बूथ के निवासी सभी पार्टी पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा के सभी जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास भी करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, पीएम मोदी 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अभियान का मकसद क्या है?
देखिए मयूरी, अभियान का केवल एक मकसद है कि अगर आपने बूथ जीत लिया तो आपको उस लोकसभा क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि भोपाल से यहाँ शुरुआत हो रही, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का यहाँ पर गुण देंगे, रणनीति बनाएंगे। क्योंकि बूथ संगठन तक अगर मजबूती आपकी है तो निश्चित रूप से आपको चुनाव जीतने में कोई समस्या नहीं आती है। हमने देखा है बीजेपी में तमाम तरह की व्यवस्था के चलते इस तरह व्यवस्थाएं लागू है, रणनीति इस तरह की लागू होती है कि बूथ संगठन मजबूत करने का जो प्रयास है उनका हमेशा सफल होता है। हमने देखा है कि यहाँ पर बूथ व्यवस्था की स्थिति ये है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी एक पन्ना प्रमुख बनते हैं। पन्ना प्रमुख की एक व्यवस्था यहाँ पर ये होती है कि जो बूथ के जो लोग होते हैं उसमें एक पन्ने में जो भी वोटर होते हैं उनकी जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख की होती है। तो यहाँ पर जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अमित शाह यहाँ पर पन्ना प्रमुख बन सकते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई भी यहाँ जिम्मेदारी दे सकती है। और यहाँ पर तैयारी भी ऐसी है, तमाम तरह के अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत जो 27 जून से शुरू होगा 30 जून तक रहेगा, यहाँ पर सबको जुटने की बात कही गई है। सांसद हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सबको यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर मेहनत करिए और अपने अपने बूथ को मजबूत करिए। अगर हमने बूथ को मजबूत कर लिया, बूथ संगठन पर हम मजबूत हो गए, बूथ लेवल पर हमने अपनी रणनीति बेहतर कर ली तो हमको चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिलहाल बीजेपी बूथ को मजबूत करने की जो कवायद हमें शुरू करती है, हमेशा से इसको बेहतर करती आई है। और निश्चित रूप से बीजेपी बूथ स्तर पर बहुत मजबूत रहने वाली पार्टी है और इसका तमाम जो चुनाव परिणाम है वो इसका साफ साफ उदाहरण है। तो निश्चित रूप से मयूरी, यहाँ पर जैसे चाय पे चर्चा चल रही थी, टिफिन पे चर्चा चल रही थी, रैलियाँ चल रही थी, जनसभाएं चल रही थी, प्रेसवार्ता चल रही थी, उसके साथ साथ यहाँ पर अब सभी लोगों को यहाँ पर बूथ पर मजबूत करने का प्रयास करने का यहाँ पर टास्क दिया गया है, काम दिया गया है। इस 3 दिनी अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बूथ को मजबूत करने के साथ साथ सभी सांसदों को यहाँ पर एक काम और भी दिया गया है कि आपको अपने अपने क्षेत्र में 1000 लोगों से संपर्क करना है, जो शिक्षक भी होंगे, बुद्धिजीवी भी होंगे, नेता भी होंगे, कलाकार भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, संपर्क करना है। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि अपने क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के 10 से 100 से ज़्यादा जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे संपर्क करना है, जिनका व्यापक प्रभाव है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो बीजेपी की जो नीति है और बीजेपी के बारे में किस तरह से देखते हैं, उनकी नीतियों किस तरह यहाँ समझते हैं कि वो खराब काम कर रही है या बेहतर काम कर रही है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोगों को आपको पहुंचना है, घर घर पहुंचना है और प्रत्येक जहां घर घर जाएंगे तो वहां का डाटा भी आपको रखना है। तमाम तरह की जो रणनीति चल रही हो या बूथ अभियान भी इसी में से एक है। मयूरी जी गौरव, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार अभियान चला रही है, रैली कर रही है, लगातार मैदान में उतर रही है, जनता के बीच जा रही है, इससे कितना फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मयूरी, सब जानते हैं अगर मेहनत आप करेंगे तो उसका सफलता आपको मिलेगी। हमने देखा अभी हाल में निकाय चुनाव में जिस तरह मेहनत की गई थी, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी सत्ता के 17 मेयर उत्तर प्रदेश में जीत कर आई थी। इसके अलावा मयूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मेहनत करते हैं, रणनीति स्तर पर आप काम करते हैं, चुनाव से कई समय पहले अगर आप मेहनत करनी शुरू कर देते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आते हैं। और हमने देखा है कि निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम जो पार्टियां रही उन्होंने कोई मेहनत नहीं की और सीधा बाखूबर एक प्रकार से अंदरूनी बाखूबर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में हुआ था। और चूंकि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी हमेशा मेहनत करती है और यही एक कारण है जिससे वो अन्य पार्टियों से अलग है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं का लिहाज से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बीजेपी मेहनत करती है तो इसका लाभ इसको मिलता है। और वास्तव में अगर विपक्ष को या बीजेपी को चुनौती देनी है तो विपक्ष को भी यहाँ बीजेपी की तरह रणनीति बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे बूथ अभियान की बात करें, चाहे कार्यकर्ता स्तर पर बात करें, चाहे बूथ स्तर पर बात करें, चाहे रैलियों की बात करें, चाहे जनसभाओं की बात करें, जिस तरह से बीजेपी लगातार मेहनत करके रणनीति बनाती रहती है और जद्दोजहद जो बीजेपी की लगातार जारी है, यही वो कारण है जिससे पार्टी अपने आप को अलग साबित करती है और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है और पिछले 2 कार्यकाल से केंद्र में काबिज है। जी धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल की गई है। लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और 26 जून को सुनवाई होनी है। बता दें कि मनोज मुंतशिर को याचिका में पक्षकार बनाने की मांग भी की गई है। वहीं श्री राम कथा को बदल कर निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2 याचिका दाखिल हुई है। बता दें कि कुलदीप तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है।
बता दें 26 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। फिल्म आदि पुरुष को लेकर लगातार विरोध जारी है। वहीं अभी इसको पूरे तरीके से बैन करने के लिए याचिका भी दाखिल कर दी गई है, जिसको लेकर 26 जून को सुनवाई होगी। बता दें लखनऊ हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 26 जून को होगी। बता दें कि फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल की गई है, क्या कुछ है इस याचिका में? जी, आपको बता दें कि देश के अंदर में आदि पुरुष को लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कल कोर्ट के अंदर में एक याचिका रिट दायर की गई कि इस फिल्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें जो तमाम डायलॉग्स को कहीं ना कहीं जो कलाकार हैं वो इसको व्यक्त कर रहे हैं, उसमें भाव नहीं झलक रहा है, इसका दलील दिया गया है। और कोर्ट की तरफ से अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर कोर्ट का रुख रहता है। वही आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में सनातन महासभा भी कहीं ना कहीं हजरतगंज थाने में आज आदि पुरुष की फिल्म टीम पर मुकदमा कराने के लिए यानी कि FIR कराने के लिए पहुंची है। साफ देखे मयूरी की आदि पुरुष को लेकर जो विवाद चल रहा है देश के अंदर भी नए कड़ी जुड़ रहा है और तमाम लोगों के द्वारा इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जो हनुमान जी का डायलॉग था उस डायलॉग को पूरी तरह से परिवर्तित किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब कोर्ट में याचिका के बाद इस पर माननीय कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुशीर खां तरीन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संभल पहुंचे। बता दें कि AIMI पार्टी छोड़ने और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले मुशीर खां तरीन ने लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मुशीर तरीन संभल पहुंचे तो जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुशीर खां तरीन के संभल आगमन की खुशी में स्वागत द्वार बनाए, फूलों से चौराहों को सजाया गया और होर्डिंग लगाकर बधाइयां दी गईं। मुशीर तरीन का काफिला महमूदपुर माफी और सिरनी से चलकर संभल के चंदौसी चौराहा, बहजोई मार्ग, चौधरी सराय चौराहा होते हुए मुशीर तरीन के कार्यालय पहुंचा। अनेक स्थानों पर फूलों की बौछार और माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया गया। वहीं मुशीर खां तरीन ने कहा कि आज बदलाव का समय है, नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान खोली गई है। एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसको मंजूरी दी है। वहीं UDF में वृद्धि, विमानों के टिकट के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो वहीं लखनऊ से जाने वाले विमानों का किराया 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा। यह फीस 3 साल तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी। वहीं इस साल घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम में 750 रुपए वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के टिकट 1350 रुपए बढ़ेंगे। तो वहीं अगले साल घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम 850 रुपए बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के टिकट 1400 रुपए महंगे हो जाएंगे। वहीं 2025 में घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम 950 रुपए महंगे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के टिकट के दाम 1480 रुपए महंगे होंगे। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट विकास के लिए फंड जुटाने के मद्देनजर UDF बढ़ा है। वहीं UDF बढ़ने से एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।